हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़े हैं और वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग अलोंग सेम डायरेक्शन देन एट सम पर्टिकुलर पोजिशन द इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम एंड दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और किसी दूसरे पोजीशन पर द इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम एंड दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, कहीं इंटेंसिटी मिनिमम हो गया। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो आप इंटरफेरेंस का डिफिनीशन लिख लीजिए। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज द redistribution of energy when the two light waves when the two light waves superimpose जैसा कि हमने बताया ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इंटेंसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई और किसी दूसरे पोजीशन पर इंटेंसिटी मिनिमम हो गई। इसका मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एनर्जी मैक्सिमम हो गई क्योंकि आपको पता है ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी जहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, वहाँ पर एनर्जी एक्स्ट्रा आया नहीं है। और जहाँ पर एनर्जी मिनिमम हो गया वहाँ से एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि जो मैक्सिमम एनर्जी थी, जिस पोजीशन पर एनर्जी मैक्सिमम थी, वही जिस पोजीशन पर एनर्जी मिनिमम थी, वही एनर्जी जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज व्हाट? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कोई बोलेगा कि इंटरफेरेंस क्या है, तो इसको आप लिखेंगे, इंटरफेरेंस इज द phenomenon of interference is the phenomenon of redistribution of energy when the two light waves of same frequency superimpose। यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी है। सेम फ्रीक्वेंसी जो हम टर्म लिख रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इंटरफेरेंस का डिफिनीशन यदि आपको पूछता है कोई तो आप सुन लीजिए। इंटरफेरेंस इज द फेनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन द टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हम टर्म बोल रहे हैं ना, सेम फ्रीक्वेंसी, तो यदि दो डिफरेंट सोर्स हम ले लें तो उस डिफरेंट सोर्स से सेम फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यदि दो अलग अलग सोर्स ले लें और दो अलग अलग सोर्स से हम कहें कि हमको सेम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, तो दो अलग अलग सोर्स से सेम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट, एक सेटअप तैयार किया और उसी को हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? उसके लिए उन्होंने एक कार्डबोर्ड ले लिया। मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पर एक कोई सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है, जो हमारा फिंगर आप देख रहे हैं, जो पॉइंट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये सोर्स है। इस सोर्स से इस कार्डबोर्ड में दो होल कर लिया, बिल्कुल फाइन होल किया गया है। अब ये जब फाइन होल किया गया, यहाँ पर मान लीजिए सोर्स है ये, या इधर इस पॉइंट पर सोर्स है, और यहाँ पर जब हमने फाइन होल किया तो इस होल से लाइट निकल रही है। और ये जो दोनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स जो हमने दिखाया है, ये दोनों पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि पेरेंट सोर्स की थी। जो यहाँ पर हमने पॉइंट सोर्स रखा था उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वही फ्रीक्वेंसी ये जो पॉइंटेड हम दिखा रहे हैं, S1 और S2 हम इसका नाम रखेंगे, उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो इस सोर्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। ओके, अब लिखिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
YDS एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बच्चों इसके। अब इसमें क्या होता है, दो सोर्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, S1 और S2। एक का नाम होता है S1 और एक का नाम होता है S2। ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, एक पेरेंट सोर्स S से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। इसको हम स्लिट भी बोलते हैं। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है, सॉरी स्मॉल d है, और यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पर, इसको हम स्लिट भी बोलते हैं। स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा हुआ है। सपोज दिस स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है बच्चों, कैपिटल D डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा हुआ है और स्क्रीन के सेंटर O से एक पॉइंट P है स्क्रीन पर पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर दो वेव्स आती है, एक S1 से, एक सोर्स S1 से और दूसरा सोर्स S2 से। एक सोर्स S1 से वेव जनरेट हुई आई और एक सोर्स S2 से वेव आई। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होता है, S1P और S2P, ये पाथ डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या इंटेंसिटी होगा। इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, किस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किस कंडीशन में इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा आप स्टेटमेंट लिखिए, कंसीडर द स्क्रीन, आप थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, कंसीडर द स्क्रीन is placed at a distance capital D from the slits से कैपिटल slits of width स्मॉल d। ये जो स्लिट है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस स्मॉल d लिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं विड्थ। ओके, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिखिए P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ से स्मॉल x डिस्टेंस पर हमारा कोई पॉइंट P है। यहाँ से स्मॉल x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। अब देखो बच्चों, यहाँ से आप ये लाइन अब ड्रॉ कर लीजिए। हमको S1P निकालना है और S2P निकालना है। S1P और S2P निकालने के लिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S1M और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको कि S2N बोलेंगे। नाउ आफ्टर दैट इसको हम S को अभी हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, बाद में आप लिखेंगे। अब समझ लीजिए कि वो पेरेंट सोर्स S से प्रोड्यूस्ड हुआ है। नाउ इन ट्रेंगल S1MP में देखिए S1M होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1M होल स्क्वायर प्लस MP होल स्क्वायर। ओके, नाउ S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1M को क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल D है, D स्क्वायर प्लस MP को क्या आप लिखेंगे, MP को आप लिख सकते हैं OP माइनस OM होल स्क्वायर। तो S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP D स्क्वायर। OP को क्या लिखेंगे, OP को आप X लिखेंगे और OM को क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, ये पूरा D है तो ये कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, D/2 का होल स्क्वायर। ओके, दिस विल बी S1P। नाउ यहाँ पर आप D स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, S1P का होल स्क्वायर, यहाँ पर D स्क्वायर कॉमन लीजिए, S1P होल स्क्वायर, D स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस 1/D स्क्वायर x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये बच गया हमारा। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। नाउ नेक्स्ट, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ S1P इज इक्वल टू देखो बच्चों, S1P की जब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर केवल D बचेगा और यहाँ 1 प्लस 1/D स्क्वायर x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो A स्क्वायर माइनस 2AB
क्योंकि 2 है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस d²/4 ये होगा। फिर हमको ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, d² का स्क्वायर रूट ले लिए तो d हो गया, फिर इसका स्क्वायर रूट हम ऐसे लेते हैं। तो S1p इज इक्वल टू d 1 प्लस, देखो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 d² x² माइनस xd प्लस d²/4। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको मालूम है 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + nx। यदि x की वैल्यू बहुत कम है, ये चूंकि ये जो टर्म्स है ना, ये वैल्यू यदि बहुत कम है तो हाफ यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 को आप यहाँ आप ले सकते हैं। तो नाउ x1p इज इक्वल टू आप लिख सकेंगे, फिर d से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो d + 1/2d x² माइनस xd प्लस d²/4 ये हमारा हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको आपने इक्वेशन 1 बना लिया। सिमिलरली ये तो आपको S1p मालूम हो गया, सिमिलरली S2p, ये S1p के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, लिख करके रख लीजिए, S1p इज इक्वल टू d + 1/2d x² माइनस xd प्लस d²/4 ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ इन ट्रेंगल S2np, S2np में S2n होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2p होल स्क्वायर, S2p हमको जानना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू S2n का होल स्क्वायर प्लस np होल स्क्वायर। तो S2p होल स्क्वायर, S2n को क्या लिखेंगे बच्चों? S2n को हम लिखते हैं d, और np को क्या लिखेंगे? np को हम लिखेंगे op प्लस on का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा np को आप क्या लिखेंगे? दिस op प्लस on। तो S2p होल स्क्वायर इज इक्वल टू d² प्लस op को क्या लिखते हैं? x प्लस on को क्या लिखते हैं बच्चों? ये पूरा d है ना, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये d/2 हो जाएगा और ये भी d/2 हो जाएगा, ये d है, ध्यान रखिएगा, d/2 हो गया। op प्लस on के जगह पर हम क्या लिखेंगे? d/2 होल स्क्वायर। तो नाउ S2p इज इक्वल टू होल स्क्वायर है ये, तो S2p अभी रहने दीजिए, या S2p इज इक्वल टू ये d हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया? x प्लस d/2 का, ये d² प्लस था यहाँ पर, ये d² क्या है बच्चों? यहाँ पर ये d² प्लस है। अब d² हमको कॉमन ले लें पहले तो, अब d² कॉमन ले लेंगे, S2p का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए, अभी हम d² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, यहाँ हमको 1/d² करना पड़ेगा, x प्लस d/2 होल स्क्वायर, ये हो गया। नाउ S2p hence S2p इज इक्वल टू d² का ये d हो गया, 1 प्लस 1/d² x प्लस d/2 होल स्क्वायर 1/2 ये हो गया, ये जब स्क्वायर हम रूट ले रहे हैं। अब ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, S2p इज इक्वल टू d 1 प्लस 1/2 d², 1/2 d², ये a² प्लस ab प्लस d²/4। ओके, फिर S2p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए d प्लस 1/2d x² प्लस xd प्लस d²/4। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग 1/2 1/2
2 में से 1 को घटा दीजिए आप यहाँ पर, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू D में से D कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2D को कॉमन आप ले लीजिए, फिर क्या बचेगा देखो बच्चों, ये x ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 0 हो गया, फिर xd और माइनस xd 2xd हो जाएगा ये, फिर d²/4 और d²/4 ये कैंसिल आउट हो गया। और ये S2P माइनस S1P को हम क्या बोलते हैं, S2P माइनस S1P, दिस इज नोन एज पाथ डिफरेंस एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x। तो यू कैन राइट हियर S2P माइनस S1P दैट इज पाथ डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P को हमने डेल्टा x लिखा, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, xd/D। अब देखो, अब ये पाथ डिफरेंस तो इतना आ गया है, लेकिन जो कंडीशन हमारे पास है वो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है, बट फॉर मैक्सिमा, बट फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा x क्या होना चाहिए, m लैम्डा होना चाहिए, ये हम आपको बताए हुए हैं। तो यही डेल्टा x की जगह पर क्या लिखेंगे, xd/D लिखिएगा तो xd/D इज इक्वल टू m लैम्डा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू m d λ/D, तो हम यहाँ पर xm लिख रहे हैं, xm हम लिख दिए। अब देखो, दीज आर द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा, यदि वेयर m इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आप लिख लीजिए वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट। यदि m की वैल्यू हम 0 लिखते हैं तो m की वैल्यू 0 लिखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर m की वैल्यू यदि आप 0 लिख दिए, यानी उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा बच्चों, बिल्कुल बीच में होगा। m की वैल्यू 1 लिखेंगे तो उसको हम पहला मैक्सिमा बोलेंगे, पहला मैक्सिमा का पोजीशन यहाँ पर होगा। 2 लिखेंगे तो दूसरा मैक्सिमा का पोजीशन यहाँ पर होगा। 3 लिख दिए तो तीसरा मैक्सिमा का पोजीशन ये यहाँ पर हो गया। ये दोनों साइड में मैक्सिमा मिलेंगे का कितने कितने डिस्टेंस पर, d λ/2, सेंटर से ऊपर भी और सेंटर से नीचे भी। इस पोजीशन पर ये कितना डिस्टेंस है, d λ/t, d हमको दिया रहेगा, लैम्डा दिया रहेगा, स्मॉल d दिया रहेगा, तो कहाँ पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको आप लिख लेंगे, अच्छे से लिखने के बाद आप लिखिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा x, ये डेल्टा x होना चाहिए, कल हम बताए हुए हैं कल के लेक्चर में, ये λ/2 होना चाहिए। अब डेल्टा x की वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए ऊपर से, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, xd/D इज इक्वल टू 2m माइनस 1 λ/2, तो x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 d λ/2d, वेयर m की वैल्यू क्या है, देखो अब m की वैल्यू यहाँ 0 नहीं रहेगा, m की वैल्यू स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो इसको आप लिखे हुए हैं, इसको रहने दीजिए। ये मैक्सिमा का पोजीशन था, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये पहला फर्स्ट कंडीशन था। अब इसके लिए देखो बच्चों, जब m की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल रहा है मिनिमा का पोजीशन कहाँ, पहला मिनिमा कहाँ मिलेगा, जब m की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो उसको फर्स्ट मिनिमा बोलेंगे, और वो कहाँ पर होगा, d λ/2d पर होगा। दूसरा मैक्सिमा 2 लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 d λ/d। 2 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे तो 5/2 d λ/d। तो दीज आर द पोजिशंस ऑफ मिनिमा, कहाँ पर मिनिमा मिल रहा है भाई, पहला मिनिमा कहाँ मिलेगा, d की वैल्यू दिया है, लैम्डा की वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये सब वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से इतने पोजीशन पर हमको पहला मिनिमा मिल जाएगा, इतने पोजीशन पर हमको क्या मिलेगा, पहला मिनिमा मिलेगा। यानी सबसे पहले हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, उसके बाद पहला मिनिमा मिल रहा है, उसके बाद देखिए ये जो आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये मैक्सिमा का पोजीशन है। ये पोजीशंस क्या है, दीज आर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा है, ये पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका ये पोजीशन है। और ये क्या है, दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमा, पोजीशंस ऑफ
मिनिमा, ये मिनिमा का पोजीशन है। ओके, तो मिनिमा क्या है, आप देख रहे हैं ना, दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा आ रहा है, दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा आ रहा है। यानी एक जगह इंटेंसिटी बहुत अधिक है तो दूसरे जगह इंटेंसिटी बहुत कम है, और इसी को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जो हमने शुरू में लिखवाया था कि इंटरफेरेंस का क्या डिफिनीशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत अधिक हो गई, दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी कम हो गई। तो इंटेंसिटी जो बहुत अधिक हो गई वो कहाँ से इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड। एक्चुअली जहाँ पर इंटेंसिटी कम हो गई थी वहीं की एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है और एक दूसरे जगह पर इंटेंसिटी को बढ़ा दी है। ओके, अब देखो बच्चों, नाउ फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, आप हेडिंग डाल लीजिए फ्रिंज विड्थ। अब जो मैक्सिमा या मिनिमा आप जो देख रहे हैं, आप लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन between the two consecutive maxima or two consecutive minima, the distance between the two consecutive maxima या टू कंजिक्यूटिव मिनिमा, मैक्सिमा दो लगातार मैक्सिमा ले लीजिए चाहे दो लगातार मिनिमा लीजिए, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो यानी W इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिंज विड्थ का मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब m+1वां और mवां, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रिंज विड्थ। मतलब चौथा और पाँचवां और चौथा, यदि हम 4 ले रहे हैं तो चौथा और पाँचवें के बीच का डिस्टेंस, या छठवें और सातवें के बीच का डिस्टेंस। तो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा या कंजिक्यूटिव मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन आप नोट करिए, फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, W इज इक्वल टू x। अब वैल्यू आप XM के लिए निकाले थे, मैक्सिमा के लिए m के जगह पर m+1 d लैम्डा बाई डी, अभी ये वैल्यू निकाले हैं। फिर XM भी निकाले हैं, m d लैम्डा बाई डी। ओके, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की का तो यही ना एक्सप्रेशन था, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा m d लैम्डा बाई डी। हम जब m के जगह पर m+1 लिख रहे हैं तो यहाँ हमने m+1 लिख लिया, तो W इज इक्वल टू m d लैम्डा बाई डी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, d लैम्डा बाई डी। तो दिस इज द फ्रिंज विड्थ, ये फ्रिंज विड्थ के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, नाउ एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आप देख लीजिए क्या हुआ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, देखो बच्चों, मैक्सिमा का पोजीशन कितना था, आप निकाले थे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पोजीशन आप निकाले थे दिस इज m d लैम्डा बाई डी, और m+1वां यदि हमको मैक्सिमा पता करना है तो m+1वां m+1th मैक्सिमा का पोजीशन ये हो जाएगा m+1 d लैम्डा बाई डी। ये पोजीशन हमको मालूम हो गया। जैसे m+1वां का पोजीशन ये सेंटर है तो m+1वां का पोजीशन कहाँ होगा, ये हम यहाँ पर यदि ऐसे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, और मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर थीटा बन गया, तो m+1वां का पोजीशन कितना हो जाएगा, m+1 d लैम्डा बाई डी, या mth मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, m d लैम्डा बाई डी। ये पोजीशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मालूम हो गया। तो tan थीटा हम निकाल सकते हैं, देन tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू xm+1 अपॉन d, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप x+m+1 बाई डी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m+1 d से d कैंसिल आउट हो गया, d लैम्डा बाई डी, d लैम्डा बाई डी अपॉन d था, ये d से d कैंसिल आउट हो गया, तो m+1 लैम्डा बाई डी ये हो गया। दिस इज द पोजीशन ऑफ m+1th मैक्सिमा, ये m+1th मैक्सिमा का पोजीशन है। ओके, नाउ mth मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, इफ m इज स्मॉल देन यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू m+1
लेमडा बाई डी। अब देखो बच्चों m प्लस वन है, हम जब बोल रहे हैं ना तो यहाँ पर आप थीटा प्लस वन लिख लीजिए, थीटा प्लस वन। थीटा प्लस वन कहने का मतलब क्या है, या थीटा m प्लस वन कर लीजिए, थीटा m प्लस वन, थीटा m प्लस वन, क्योंकि m प्लस वनवा का हमको पोजीशन आपको हमको जानना है, तो यहाँ पर थीटा m प्लस वन लिख लीजिए। यदि थीटा बहुत छोटा है देन थीटा m प्लस वन ऐसे लिख लीजिए। ओके, कोई डाउट? नो। और इसके बाद मिटा लीजिए। हेंस द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, hence the angular fringe width theta is equal to theta n plus 1 minus theta n, या theta m plus 1 अपान theta m। इसी को हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। तो थीटा m प्लस वन आपका आ चुका था, m प्लस वन, डी कैंसिल आउट हो गया, लेमडा बाई डी माइनस लेमडा बाई डी, m लेमडा बाई डी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो m लेमडा बाई डी कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी, ये हो गया। तो दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब देखो बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यदि ये कोई कहे कि डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपिटल डी नहीं आ रहा है, जबकि फ्रिंज विड्थ पर डिफरेंस आएगा। यदि डी की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा, जबकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि लैम्डा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब भी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा। लैम्डा की वैल्यू कम कर रहे हैं तब भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा और एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। लेकिन यदि डी को चेंज कर रहे हैं तो ये फ्रिंज विड्थ तो बढ़ेगा बट एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ द होल apparatus इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड if the whole apparatus is immersed in a liquid, यदि पूरे के पूरे अपरेटस को ही हम किसी लिक्विड में इमर्स्ड कर दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द होल अपरेटस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, वी हैव फ्रिंज विड्थ W इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। यदि लिक्विड में इमर्स किए तो डी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल डी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैम्डा पर फर्क पड़ जाएगा। लैम्डा पर कैसे फर्क पड़ेगा भाई, मान लीजिए ये एयर में है तो ये एयर के लिए आप लिख लिए, ये फ्रिंज विड्थ एयर के लिए है। लेकिन जब इसी को किसी हम लिक्विड में डुबा दें तो क्या होगा, WL लिक्विड के लिए हमने लिखला लेमडा L बाई डी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग 1 by 2, dividing 1 by 2, dividing 1 by 2, यदि हम डिवाइड कर देंगे देन WL बाई WA इज इक्वल टू क्या कैंसिल क्या हो रहा है, D बाई डी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। WL यानी लेमडा L बाई लेमडा A ये बचा डिवाइड करने के बाद। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा L होगा, ये L बाई A। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। मान लीजिए लिक्विड में स्पीड क्या हो गया v और फ्रीक्वेंसी तो n है, और एयर में स्पीड क्या है, उसको हम c कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी तो वही है, n को हम फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं। तो ये WL अपान WA इज इक्वल टू वाट, आपका n से n कैंसिल आउट हो गया, v बाई सी। और v बाई सी क्या होगा, v बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है c बाई v, तो v बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो WL इज इक्वल टू WA बाई म्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
रिलेशन आप कह लीजिए, यदि किसी भी ऑपरेटर्स को हम लिक्विड में डुबा दें तो उसका फ्रिंज विड्थ क्या हो गया बच्चों, कम हो जाता है, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो हमेशा 1 से अधिक रहेगी। तो आपको ये क्वेश्चन भी दिया रहेगा आपको कि कोई वाइडियस है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इसको लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, यदि हम इमर्स कर दे रहे हैं तो उसका फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा। और यहाँ पर ये फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों चेंज होगा, क्योंकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ में भी लैम्डा आता है। ये दोनों की दोनों वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और हम बता रहे हैं यहाँ पे, पहले तो ये जान लीजिए कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना, उसका कंडीशन क्या है। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस के लिए पहला जो सेटअप है, पहला जो कंडीशन है, उसमें क्या होना चाहिए, दोनों फ्रीक्वेंसी, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सोर्सेज शुड बी सेम। आप लिख लीजिए, द फ्रीक्वेंसीज of the two sources should be, must be आप लिख लीजिए, must be same। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू सोर्सेस मस्ट बी सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। या फेज डिफरेंस शुड रिमेन कांस्टेंट, और फेज डिफरेंस should remain कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। देखो बच्चों, कांस्टेंट क्यों होना चाहिए ये आप लिख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होनी चाहिए दोनों की। देखो बच्चों, इसके लिए सपोज ये हमारे पास दो सोर्स था और ये पॉइंट P थी, और मान लीजिए यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। ये हम क्रॉस का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन के रहा है। ये दो सोर्स था ना, एक S1 था और एक S2 था। सेंटर पर हमेशा मैक्सिमम था इंटेंसिटी, सेंट्रल ब्राइट इसको बोलते हैं। उसके बाद मिनिमा आया था, उसके बाद बिल्कुल ब्राइट आया था, उसके बाद फिर मिनिमा आया था, फिर बिल्कुल ब्राइट आया था, फिर आपको मिनिमा आया था। ये दोनों तरफ ऐसे मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन ये दोनों तरफ हो रहा था। दोनों तरफ ये मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे थे, दोनों तरफ ये मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे थे। ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट क्यों है। जैसे मान लीजिए जो क्रॉस लिखे हुए हैं, इसमें जो यहाँ से वेव चल रही है और यहाँ से जो वेव चल रही है, ये अपोजिट फेज में है। जब अपोजिट फेज में होंगे तो इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है। तो ये इस पोजीशन पर हमेशा इंटेंसिटी मिनिमम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर फिर फेज चेंज हो जाए और दोनों वेव सेम फेज में आ जाए। जब दोनों वेव सेम फेज में आ जाएंगी तो इसी पर तो फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि इंटरफेरेंस के कंडीशन के लिए ठीक नहीं है कि समय समय पर वहाँ पर ये मैक्सिमम है तो कुछ समय के बाद फिर वहाँ पर ब्राइट दिखाई देने लगे, मैक्सिमम होने लगे। ऐसा नहीं होने चाहिए। हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स है और एक छोटा स्टूडेंट है। दोनों की स्पीड, दोनों को हम एक साथ दौड़ा दिए, दोनों की स्पीड सेम है। तो जब दोनों की स्पीड सेम है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो छोटा स्टूडेंट्स है उसको एक बार में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ये स्टेप्स लेने होंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि ये इसका पैर क्या है, ये तो थोड़ा पैर को क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स यदि कम भी लेगा, नंबर ऑफ स्टेप ये कम ले रहा है, दोनों की स्पीड सेम है और ये इसके साथ मिल करके चलने के लिए इसका नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लेना पड़ रहा है। यदि हम अपने पास रख लिए किसी इस पोजीशन पर और दोनों को अपोजिट फेज में रख लिए, अपोजिट फेज में रखने का मतलब एक का पैर ऊपर की ओर है तो दूसरे का पैर क्या है, एक का पैर जो अपना लेफ्ट वाला पैर यदि एक अपना ऊपर की ओर रख रहा है, स्टार्ट करेगा ना दौड़ना, जैसे ही स्टार्ट करेगा तो पैर एक ऊपर उठाएगा। तो मान लीजिए कि ये पैर ऊपर उठा रहा है, उस समय ये अपना पैर नीचे की ओर रखे हुए, इस ढंग से है। ये अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। एक स्टूडेंट है, उसका पैर क्या है, ऊपर की ओर है, दूसरा के पैर नीचे की ओर है, अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और यदि
हमारा दौड़ स्टार्ट हो रही है और कुछ समय के बाद दौड़ करके आ रहे हैं, तो सेम आप देखेंगे कि वो जो हम अपोजिट फेज में रखे थे वो अपोजिट फेज में न रह करके वो सेम फेज में भी हो गया। इसका मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम थी वो मैक्सिमम न, सॉरी मिनिमम थी वो मिनिमम न होकर के मैक्सिमम भी होने लगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के स्टूडेंट को हम लेकर के दौड़ाते हैं, तो जहाँ यदि दोनों के पैर अपोजिट में है, दैट इज जब एक का ऊपर उठ रहा है तो दूसरे का नीचे आ रहा है, तो उसका हर एक जगह पर यही स्थिति रहेगी। समझ में आया? दौड़ करके फिर आएंगे तो कुछ समय के बाद भी ये अपोजिट फेज में ही मिलेंगे। तो ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम होनी चाहिए या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। सेकेंड कंडीशन क्या है? एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों या नियरली इक्वल होने चाहिए। इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए। क्यों? इसको जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कि दोनों का एम्पलीट्यूड में डिफरेंस बहुत अधिक है, सेम नहीं है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, मान लीजिए एक का 9 है और दूसरे का 1 है, इतना डिफरेंस है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप देखे थे ना, 9 + 1 R = अंडर रूट लिए थे A1² + A2², A1 + A2 का होल स्क्वायर हम लिखे थे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो गई? 9 + 1 दैट इज 10 हो गया। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या हो गया? यदि सेम फेज में आते हैं और एक का एम्पलीट्यूड 9 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 1 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया? A1 + A2, वहाँ पर कंडीशन आप देखे थे, R² = अंडर रूट A1² + A2² + 2A1 A2, तो R² = A1 + A2 का होल स्क्वायर, दैट इज R = A1 + A2। और मिनिमम के लिए क्या होगा? A1 - A2, 9 - 1। तो आप देख रहे हैं ना कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जब इंटेंसिटी की हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया और ये मिनिमम इंटेंसिटी हो गया। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारा 100 हो गया और मिनिमम इंटेंसिटी 64 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? मैक्सिमम इंटेंसिटी 100 है तो मिनिमम भी 64 है। मैक्सिमम 100 है तो मिनिमम भी क्या है? 64 है। एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम 10 था तो मिनिमम भी 8 था। तो यानी मैक्सिमा और मिनिमा को बिल्कुल आप अलग अलग नहीं समझ पाएंगे। जबकि यदि दोनों सेम रहता, तब यदि ये 9 रहता, यदि दोनों सेम रहता, यदि मान लीजिए ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाती? मैक्सिमम इंटेंसिटी 9 + 9 दैट इज 18 का होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या हो जाता? 9 - 9, ये 9 + 9 का होल स्क्वायर दैट इज 18 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 9 - 9 का होल स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर, 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है और मिनिमम इंटेंसिटी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इट विल गिव द गुड कंट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। यदि दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड सेम है, देन देयर विल बी गुड कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा या मिनिमा। यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। मैक्सिमा की इंटेंसिटी अधिक होगी लेकिन मिनिमा की भी इंटेंसिटी होगी जिसमें कि डिफरेंस बहुत कम रहेगा, उसको अलग अलग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन रहा मैक्सिमा और मिनिमा का। नेक्स्ट डे कुछ और भी हम आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।